मतीन खान साहब, इन हालात से मिलकर लड़ने में ही कामयाबी मिलेगी हिंदुस्तान को। तो आप लोग सबकी मदद लेकर सबको समझाते क्यों नहीं है और ऐसा क्यों नहीं बताते उन लोगों को कि देखिए साहब, जब प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, डॉक्टर्स लगे हुए, तो सब आपके लिए मदद करेंगे, हमारे लिए मदद करेंगे, या देश के उस तबके की मदद करेंगे जिसके पास ना दवाई की व्यवस्था है और ना खाने की व्यवस्था है। सराहना करता हूँ, जैसे नोएडा का पुलिस रही हो, फिरोजाबाद की पुलिस रही हो, आगरा की पुलिस रही हो, मैं वहाँ पर सराहना भी करता हूँ और वहाँ पर तनकीद भी करता हूँ जहाँ पे औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। और रही बात, आप एकदम से बैठ करके कोई ये डड एंड फाइनल वो नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर अदालतें हैं, इस मुल्क के अंदर जो है और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोगों को मुल्जिम ठहराया जा सकता है। जब मुल्जिम ठहराया जाए तब आप जो है इस तरह की बात कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैंने ये बात जो देखी है कि वहाँ पर औरतों को भी बाकायदा गिरफ्तार, अभी आपके टीवी चैनल पे देख रहा हूँ, औरतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि ये क्या मामला है? पुलिस एक जाति पे आमादा है बिल्कुल, ये क्या मामला है? और जो कोई मामला हुआ है, ये लगता है कहीं पर, तो आपको जांच होना चाहिए। मतीन खान जी, ये लगता है, मुझे जरा बताइए, आपको ये लगता है कि अगर एम्बुलेंस लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है तो उस पर पथराव किसने किया? आप ये बताइए। फिर अगर पथराव करने वाले पकड़े जा रहे हैं तो आपको ज्यादती लग रही है? एम्बुलेंस को कॉल किया गया था या एम्बुलेंस खुद से गई थी? सर्च करते हुए गई थी या एम्बुलेंस को कॉल किया गया था? दिलीप साहब, मेरे जहां तक के मैंने कहीं पे देखा था टीवी पे ही, तो एम्बुलेंस को कॉल किया गया था और वो लोगों ने बुलाया था। और बाकायदा इस मुल्क के अंदर एक ऐसा सेटअप है जो हर चीज को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है। यही है। आप देखिए कि दुबई का एक मामला हुआ, वो तिरही करने आया था, 2600 लोगों को दावत दी थी, वहां पर 2600 लोग संक्रमित हो सकते थे। इसी तरह से एक हॉस्पिटल का मामला था, डॉक्टर और डॉक्टर का बेटा, ये सब लोग थे, वहां से भाग करके दूसरी जगह गए। इसी तरह कनिका कपूर का मामला आया था, बहुत सी पार्टीज में वो शामिल हुई थी, बहुत से लोग गए थे। इस तरह के मामलात होते हैं। और आप देखिए कि सूरत का मामला हुआ, उसको जो है किसी एक रंग से नहीं जोड़ा जा रहा। आप वो देखें कि साहब बम्बई का जो मामला होता है उसको मस्जिद से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं कह रहा हूँ, जहां तक के मेरी जानकारी में यह है, चौबे जी, मुरादाबाद में जो मामलात हुए हैं, वो वहां पर मुरादाबाद का जो मामला हुआ है, वहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने वहां पर हालात बिगाड़े हैं। देखिए, वहां पर अगर चौबे जी जांच कराई जाए तो वो बात सामने निकल के चौबे जी, कौन है, हाँ, है, ये अक्सर ये सवाल उठते हैं। मतीन साहब, जरा मैं चौबे जी की राय ले लूं। अक्सर ये सवाल उठते हैं, कहा जाता है कि राजनीति की बात नहीं करनी है या हम इस चश्मे से ना देखें। लेकिन सवाल ये कि राजनीति कौन करता है? मीडिया करता है, जनता करती है। सवाल, राजनीति तो वही करते हैं जो राजनीति में है। चौबे जी, आप बताइए कि आखिर मीडिया क्या दिखाए और क्या ना दिखाए, ये तय कौन करेगा? हम तो जो तथ्य हैं सामने आते हैं वो हम दिखा देते हैं। बिल्कुल सच्चाई। ये हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है आपका, और सारा देश इस बात को देख रहा है। कौन क्या कहता है इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी अपराध किया है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना ही चाहिए। पूरा हिंदुस्तान इस संक्रामक और वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। हमारे कटघोरा का आपने प्रश्न किया था, वहां भी 2-3 लोगों के खिलाफ हमने FIR किया है। किसी को भी बख्शने का काम नहीं है। इस देश की एकता और इस देश की अखंडता हम सबको बरकरार रखना है, नंबर 1। कोरोना से इस देश को बचाना है, नंबर 2। और जो भी कानून तोड़ने का काम करेगा, जो भी अपराध करेगा, उसके खिलाफ कौन क्या कहता है ये बात की बात है। सख्ती से सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन आप मतीन खान साहब को क्या समझाएंगे? उनको आपने सुना, वो जिस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरी चीज को, उससे आप भी सहमत हैं या बाकी लोग भी सहमत होंगे? ऐसा लगता नहीं मुझे। ये अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जो मेरा नजरिया है, मैंने आपसे कहा कि जो भी इस अपराध में शामिल हो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका चौबे जी, क्योंकि आपको दूसरी मीटिंग के लिए जाना है और सरकार भी चलानी है, जनता की मदद भी करनी है। विक्रम सिंह साहब, आपने एक पक्ष सुना मतीन साहब का, एक पक्ष सुना रविंद्र चौबे जी का। बड़ी साफगोई से उन्होंने इस बात को रखा है कि ये धर्म के चश्मे से ना देखें और सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए।
आपको क्या लगता है कि अभी भी मतीन खान साहब का जो बयान है या जो उनकी सोच है वो उसको हम किस नजर से देखें? मतीन साहब का बयान अर्ध सत्य है। जब तक आप आरोप लगा रहे हैं तब तक आप धर्म का नाम न लीजिए, लेकिन जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही तब धर्म का नाम जरूर लिया जाए। अरे साहब, सिर्फ एक ही पक्ष की तरफ, अपराध की तरफ इंगित क्यों किया जा रहा है? जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। पुलिस ने तो नहीं कहा कि सिर्फ इस एक बिरादरी के हैं या बी बिरादरी के हैं या सी बिरादरी के हैं, लेकिन सारा चश्मा आप एक बार बात शुरू करते हैं कि ये सहारनपुर में ऐसा क्यों हुआ, तो बात पहुंच जाती है लखनऊ और बात पहुंच जाती है सूरत और बात। आप एक बार ये तय कर लीजिए कि जिसने ये किया है, गलत किया है, कार्रवाई होनी चाहिए। उसको कहने में बहुत प्रयास करने के बावजूद अच्छा, भी जो दुबई से वो शब्द आया था जी, वो शब्द नहीं निकल रहे हैं उनकी भर्त्सना करने के लिए, निंदा करने के लिए और मजम्मत करने के लिए। आप एक शब्द, एक जुमला ये कह दीजिए तो उस पर डिबेट नहीं हो रही। साजिद और राशिद पे इसलिए हो रही है कि वो मौलाना साद के रिलेशन वाले थे। किस पर डिबेट करें? मौलाना साद के रिलेशन के क्या उनको कोई छूट है कानून में? मतीन खान साहब, इम्यूनिटी है। ये बड़े शर्म की बात है कि मौलाना साहब के रिश्तेदारों को किसी तरीके के कानून में कोई छूट नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो जितने ऊंचे ओहदे पर रसूखदार है उसको और ज्यादा उसके खिलाफ कार्रवाई फौरन होनी चाहिए, फौरन से पेशतर, जिससे कि एक मिसाल और एक नजीर कायम हो। चौबे जी, आप क्या कहेंगे? हेलो चौबे जी, चौबे जी लगता का आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है, बताइए चौबे जी। हाँ जी, आप पहले अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए पहले। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। नीना, आप बताइए कि अब के हालात में प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में? देखिए, बताना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने अपने आने की जानकारी छिपाई, निजामुद्दीन में जाने की जानकारी छिपाई, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये यहाँ पर आने के बाद लगातार सोशल हावी रहे, अधिकारियों में जाते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे, हजारों लोगों से ये मिले होंगे। ऐसे में उन सभी को निकालना, उन सभी का टेस्ट कराना, उनको क्वारंटाइन करना पुलिस प्रशासन के लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस इलाके में रह रहे थे बिल्कुल नहीं था कि इनको इस तरह का वहां से होकर आए हैं, निजामुद्दीन होकर आए हैं, फ्रांस होकर आए हैं, जबकि लगातार पुलिस प्रशासन कह रहा था कि मार्च के महीने में जो भी बाहर विदेश से आया है या निजामुद्दीन से आया है वो इसकी सूचना तत्काल अपने स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, थाना स्तर पर या प्रशासन पर किसी को भी दे सकता है। लेकिन इनके द्वारा अपनी जानकारी ही नहीं छिपाई गई, बल्कि और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते रहे। कई जगह गए, कई धार्मिक स्थल में भी गए, लेकिन ये नहीं बताया कि खुद भी ये निजामुद्दीन गए या फ्रांस आए। जब सीडीआर से निकाला गया तब भी ये मना करते रहे, लेकिन जब टेस्ट में रिपोर्ट आई कि कोरोना पॉजिटिव है 13 तारीख को, उसके बाद से पुलिस प्रशासन के यहाँ अधिकारियों के हाथ पर खुले हैं, लगातार इनसे अब ये बड़ी चुनौती जरूर वहां के प्रशासन के सामने है कि इनके कॉन्टेक्ट से या किस किस लोगों से ये मिले हैं, किन किन लोगों से, उन तक कैसे पहुंचेगी और उन्हें कैसे क्वारंटीन किया जाएगा। राघवेंद्र जी, आपको अब अगर आवाज मिल रही है तो मैं ये जरूर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का जिक्र होना चाहिए कि 58% मामले उत्तर प्रदेश के तबलीगी जमात के हैं, या ये जिक्र करना भी बेमानी है? राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी आई है। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि तबलीगी जमात के 58% से ज्यादा मामले हैं, ये अपर मुख्य सचिव गृह ने आज बताया है, आंकड़ा है। क्या इन बातों का जिक्र करना आपकी नजर में बेमानी है? नहीं, बेमानी मैं शुरुआत में भी मैंने कहा कि भैया आप रोक के नजर से देखो, पीड़ित की नजर में देखिए ना। जमात का नाम देना क्या आवश्यक है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 3 दिन पहले बनारस प्रशासन ने एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया है। वो छुप के रह रही थी। जैसे एक पूरा वातावरण इस तरह का है कि विदेशों से आए लोग रह रहे हैं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
3 दिन पहले, जो कि 24 तारीख रात से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप देख लीजिए बनारस में, आप अपने संवाददाता से इसकी जानकारी कर लीजिए, चीनी महिला पकड़ाई है जी इतने दिनों। तो हमारा प्रशासन कर क्या रहा है? हमारे पास हमारे हिंदुस्तान में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं है। जैसे लग रहा है हम सहारनपुर से निकल के मेरठ चले गए हैं, चीन से आकर कोई छुप के बनारस में रह रहा है, हम पता नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पूरा आपसे निवेदन है कि इस आपदा को हम आपदा के रूप में देखें। हम इस 58% एक विशेष कौम के ऊपर आरोप लगा करके न देखें, हम इसको पीड़ित के रूप में चीज को देखें। गलत तरीके से देख रहे हैं, उनको राहत दे करके देखें। आपको ये पता है कि जो शेष 42% हैं, उनमें से कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? ये डिटेल्स दिए गए क्या? अगर ये कहा जा रहा है कि ये इकट्ठा स्प्रेड हुआ है, ये डिटेल्स नहीं दिए गए कि कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? बना रहा है डिटेल, ये डिटेल्स नहीं दिए गए कि कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। अगर ये डिटेल्स हैं, आप जिम्मेदारी से कर सकते हैं कि दिल्ली उस दौरान दिल्ली रहने वाले सारे लोगों की जांच हो गई, चाहे वो कहीं गए हो दिल्ली से निकल करके। मैं आपसे पूछा, आप पता करिए बनास का प्रशासन क्या कर रहा था। 25 तारीख से लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है, और 2 दिन पहले आप एक चीनी महिला को गिरफ्तार करते हैं कि वो छुप के रह रही है। एक जन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से हम अपने नजरिए से देखेंगे, जो पार्टी है वो अपना सोचेगी, जो व्यक्ति है वो अपना सोचेगा, जो धर्म है अपना सोचेगा, तो हालात कैसे कंट्रोल में आ पाएंगे सर? बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे। ये कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी कहे कि साहब किसी का नाम ना लिया जाए, किसी को कुछ ना कहा जाए। कनिका कपूर का जब नाम आया, हम लोगों ने सबने मांग करी कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उसने बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। इसी प्रकार अगर जमात के केसेस डिटेक्ट हुए हैं तो उसको जो है उसकी प्रताड़ना होनी चाहिए, उसमें लानत दी जानी चाहिए कि इन्होंने इस प्रकार के एक वैश्विक महामारी में हिंदुस्तान को भी झोंक दिया, और उसके लिए कोई शर्मिंदा भी नहीं है। वहां के लोग वो घूमते फिर रहे हैं, लोगों से मिलते फिर रहे हैं, लेकिन चौबे जी लग रहा है कि जैसे कि वो कानून से ऊपर हैं सर। लेकिन चौबे जी की देखिए, मैं किसी वक्ता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर की अपनी अपनी सोच है। हर की जो मेरी सोच है वो मैं कह रहा हूं। इस महामारी में झोंका किसने? चौबे जी आप ही बता दीजिए किसने झोंक दिया। चलिए हम आपसे नया ज्ञान ले लेते हैं, आप बता दीजिए किसने झोंका। आप बताइए ना, जिसके आप बताइए ना। जब 30 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान में केस मिलता है, और जिसके हाथ में नेतृत्व है, जिसके कहने पे लोग ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, जिसके कहने पे दिए जलाए जा रहे हैं, कि तबलीगी जमात से जो लोग आप बताइए 30 जनवरी को पहला केस मिलता है और हिंदुस्तान में लॉग आउट 24 मार्च को रात 12 बजे से लगाया जाता है। वो कसूरवार नहीं हो रहे हैं, उनको क्या वहां जाके क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए था? क्या वो किसी का कोई उनका हाथ रोके बैठा हुआ था? कल मोदी जी चैनल पे आकर के बोलते हैं कि हमको पहला केस मिला। हम अभी इन्होंने कनिका कपूर का उदाहरण दिया, जब पहला केस मिला तो कनिका कपूर का केस दूसरा कैसे हो गया? कहां जांच हो रही थी? और अभी तक कनिका कपूर के ऊपर किसी तरह की कोई FIR अभी तक नहीं हुई है। जैन साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपनी लाइन तय कर ली। गलत नहीं, गलत तथ्यों को आप एक चैनल के ऊपर, राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे हैं। उसके खिलाफ 3 केसेस धारा 269, 270, 271, 120B के 3 थानों में लखनऊ में दर्ज है। एयरपोर्ट के थाने में दर्ज है, सरोजनी नगर में, अलीगंज में दर्ज है, तीनों थानों में मुकदमे दर्ज है। ये आप गलत कह रहे हैं। मेरे पास उनकी FIR की कॉपी है। FIR की कॉपी चैनल्स के ऊपर दिखाई गई है, और उसके लिए कहा गया है कि जैसी क्वारंटीन का उसका पीरियड, आप बताइए क्वारंटीन का पीरियड। जैन साहब आप बताइए, एयरपोर्ट कोई फिल्म की स्टोरी, कनिका कपूर का जब मामला सामने आया तो पूरे देश से फैलाया गया कि वो बाथरूम के रास्ते छुप के आ गई। आप कभी एयरपोर्ट कोई ऐसा रास्ता चौबे जी से छुप के चले आए। चौबे जी सुनिए, पहले आप एक गलत तथ्य बोल रहे हैं कि FIR दर्ज नहीं हुई है। जैन साहब पूर्व DGP हैं, पुलिस की व्यवस्था को समझते हैं, जरा सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं 3 FIR हुई है, तो आप गलत जानकारी कहां से लेकर आ गए? मैं जान रहा हूं, जैन साहब बनारस में SSP भी रह चुके हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जैन साहब को जानता हूं। तो गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं फिर आप? आपकी पार्टी की जानकारी गलत है क्या?
कौन सी ये गलत जानकारी? ये जो एफआईआर नहीं हुई कनिका कपूर पर, आप कह रहे हैं। जानकारी बहुत दुरुस्त है। नहीं। हमारे पार्टी के नेता ही पहली बार पहले दिन से 30 जनवरी से लगातार राहुल जी देश को। अरे जैन साहब ने बताया कि 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, आप कह रहे हैं दर्ज नहीं हुई एफआईआर कनिका कपूर के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जैन साहब ने बताया 3 एफआईआर हैं। हेलो, ये कहानियां हैं कि वो बाथरूम के रास्ते से निकल के चली गई, ऐसा नहीं है। थर्मल टेस्ट इनका मुंबई एयरपोर्ट पे हुआ था, थर्मल टेस्ट यहां भी हुआ था। इनको मुंबई एयरपोर्ट पे बता दिया गया था कि आप अपने को होम क्वारंटीन कर लें, आप इधर उधर घूमे नहीं। गैर जिम्मेदाराना हरकत उनकी ये थी कि इन्होंने बजाय मुंबई में अपने को होम क्वारंटीन करने के लखनऊ आ गई, कानपुर चली गई और जगह जगह रिश्तेदारों में और अपना पार्टीज में शरीक होती रही और दूसरों की जान को भाजपा ने इसके लिए एफआईआर तीन उनके खिलाफ दर्ज है। कनिका कपूर ने जानबूझ करके ये सब काम किया। मुझे लगता है कि आपको शायद आप दोनों को कनिका कपूर के मामले से थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि साहब जो लोग बता नहीं रहे हैं वो तो देश की व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हजरात दुबई से आए थे, मैं नाम नहीं बोले रहा हूं, उन्होंने जो तैराही की 2600 लोग आए और उसके बाद में वहां पर क्या किया गया। जो अभी एक मामला नया आया है डॉक्टर, आपका नजरिया जनाब हॉस्पिटल में चौबे जी का नजरिया, पार्टी का नजरिया है। मैं बात तो मतीन साहब जो है वो एक लाइन में बोले जा रहे हैं, आपने एक लाइन में मजम्मत नहीं की ऐसे लोगों की जो देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग जो है जब प्रभावित हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कौन सा धर्म बचेगा? कौन सी मरकज बचेगी? कौन सा मंदिर बचेगा? क्या बात आप लोग उठा रहे हैं साहब? मेरा कहना चाहे दिलीप हो या मतीन हो, एक रंग से देखना चाहिए। तो आप मजम्मत तो कीजिए, पर्टिकुलर आप जो है इन लोगों की निंदा तो करिए जनाब। मैंने आप दोनों मिलके एक लाइन में चल रहे हैं, सवाल यही है। अगर उनको जो है उन्होंने ये काम किया है जानबूझ करके, तो उनकी मजम्मत करता हूँ। और अगर मैंने पूछा, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, पुलिस के 2 डीजीपी बैठे हैं, लॉकडाउन होने के 2 दिन, आज के 2 दिन पहले जो सेकंड स्टेप में केस लगने के 2 दिन पहले बनारस में एक चीनी महिला उसके बारे में चेक करके बोलिए आप लोग। प्रशासन कहाँ सो रहा था? अच्छा ये बताइए अयोध्या में एक मामला हुआ, मिल्कीपुर में क्वारंटाइन में शराब पिलाई जा रही है, वहाँ पर शराब मुर्गे की दावतें उड़ाई जा रही हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, एफआईआर होती है, उस पर डिबेट नहीं हो रही साहब। चलिए उस पर भी डिबेट करेंगे, आप हमको मुद्दा दे दीजिए, हम उस पर भी डिबेट कर लेंगे, लेकिन आप मुद्दे से भटकिए मत। तो बड़ी बात यहाँ पे यही है कि ना तो प्रशासन को न सरकार को डिफेंड करना हमारा मकसद है, लेकिन सवाल यह है कि जहां गलती अगर अफसर की है, जहां गलती सिपाही की है, तो वहां सिपाही और अफसर को डांटना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमारे धर्मगुरुओं की कहीं जिम्मेदारी है तो फिर एक धर्म के चश्मे से चीजों को देखने की कोशिश करने वालों को अपने अपने धर्म के लोगों को समझाने की जरूरत बनती है कि नहीं बनती है। प्रश्न सिर्फ इसी बात का है, और जब हम लोगों को समझाएंगे, अपने अपने लोगों को समझाएंगे, तब जाकर बात बनेगी। राम मोहन शर्मा, बिल्कुल राम मोहन शर्मा जी, तमाम के तमाम मुस्लिम जितने भी उलमा इकराम हो, आप एक बड़ी लंबी फहरिस्त देख लें, जमीयतुल उलमा हो, मौलाना खालिद रशीद साहब हो और दीगर उलमा इकराम हो, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हो, सब ने अपील की है कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो, लॉकडाउन का पालन करो, जुमे की नमाज जो एक बहुत अहम फरीज़ा होता है। जो बात कह रहे हैं अपील तो साजिद और राशिद भी कर रहे थे, ये तो डीएम बता के गए अभी। साजिद और राशिद भी अपील कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लेकिन सिर्फ ये उन्होंने नहीं बताया कि वो खुद निजामुद्दीन जाकर आए हैं। ये जानकारियां छिपाना देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।